Hello everyone, my name is Sumedha and today we'll discuss thermal properties. So let's start with temperature and thermal scales. Temperature may be defined as degree of hotness or coldness. Heat energy flows from a body of higher temperature to that of lower temperature until their temperature becomes equal. At this stage, body is said to be in thermal equilibrium. अब हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं कि जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस कितनी है या हॉटनेस कितनी है. दैट मीन्स कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है. दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. नेक्स्ट वी हैव अ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम. अब उसमें क्या होता है, जो भी हीट होती है वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है. दैट मीन्स अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक 50 केल्विन पे है, एक 20 केल्विन पे है, जो हीट होगी वो 50 केल्विन से 20 केल्विन पे ट्रैवल करेगी और वो तब तक हीट ट्रैवल करती जाएगी जब तक दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं होता. तो जैसे ही टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ का इक्वल होगा तो दैट कंडीशन इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम. zeroth law of thermodynamics. If an object A and B are separately in thermal equilibrium with a third object C, then object A and B are in thermal equilibrium with each other. That means हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है A, B and C. अब जो ऑब्जेक्ट A है दैट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट A का जितना टेम्परेचर होगा से 50 टेम्परेचर है तो C का भी 50 टेम्परेचर होगा. एंड जो ऑब्जेक्ट B है दैट इज़ ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C. मतलब अगर B का 50 है तो C का भी 50 होगा. अगर दोनों ऑब्जेक्ट A एंड B सेपरेटली C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है देन ऑब्जेक्ट A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B. दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट A का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर B का भी होगा. सो दिस इज zeroth law of thermodynamics. Measurement of temperature. A thermometer is a device which is used to measure a temperature of a body. We can define temperature on three different scales: Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. Thermal expansion. With rising temperature, the amplitude of variations increases and hence the energy of atom increases. Hence the average distance between the atom increases. So the matter as a whole expands. हम बोलते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपैंड करता है. तो वो कैसे एक्सपैंड होता है, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस है ऑब्जेक्ट के, एटम्स की जो वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज होंगी. एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होने से जो उनकी एनर्जी है एटम्स की वो इंक्रीज होंगी. एंड विद द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द एटम्स जो ऑब्जेक्ट के एटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा. और जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपैंड करेगा. सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज द होल मैटर इज एक्सपैंड विद द इंक्रीज इन temperature. Now we have three kind of expansion. One is linear expansion, that is change in length. अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है या मैटर है उसमें सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है. दैट इज कम्स अंडर लीनियर एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन, दैट मीन्स चेंज इन एरिया, मतलब उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है एंड ब्रेथ भी चेंज हो रही है. सेकेंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो तीनों चेंज हो रही है, वो एक्सपैंड हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ लेट्स डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ टेम्परेचर. The amount of energy required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat. एक यूनिट मास है जिसको हमने रेज करना है बाय द टेम्परेचर ऑफ 1 Kelvin और 1 degree Celsius is called specific heat. It is represented by small s or capital S. If the temperature of the substance of mass m changes from T to T plus T dt, when it exchanges an amount of heat dq with its surrounding, then the specific heat is
given by this formula. That means जो mass है वो change हुआ है with the change in temperature which is from T to T plus dt. Then the specific heat is given by this formula 1 upon m, where m is the mass and dq by dt is the change of heat with the surrounding. Specific heat depends on pressure, volume and temperature of the substance. Units are joule, kilo, Kelvin. For example, specific heat of water is 4200 joule kilo Kelvin. When a substance does not undergo a change of state, then the amount of heat required to raise the temperature of mass m of the substance by amount q is equals to ms delta theta. That means जो हमारा मटेरियल है या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस है वो चेंज ऑफ स्टेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अगर वो सॉलिड में है तो वो सॉलिड में ही है, लिक्विड में है तो लिक्विड में ही है, जो उसकी स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मास m, दैट इज गिवन बाय q. Generally we have two types of specific heat. One is specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. As we discussed, specific heat depends on volume and pressure. तो हम volume को constant रख के with change in pressure हम लोग specific heat ले सकते हैं, और एक बारी हम pressure को constant रख के with change in volume specific heat calculate करते हैं. Next, molar heat capacity. The amount of energy needed to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called molar heat capacity. The molar heat capacity is the product of the molecular weight and specific heat. अब हमने specific heat calculate करना सीखा है, और अगर हमें mass दिया होता है object का, then we can calculate a molar heat capacity as it is the product of molecular weight and specific heat. If the molecular mass of the substance is m and the mass of the substance is small m, then the moles of the substance is small m by capital M. As we see in the previous, here molar heat capacity is molecular weight into specific heat. So this is 1 by mu and dq by dt is this heat. If we say that 1 by mu is m by small m, where capital M is the molecular mass of the substance and small m is the mass of moles, then the substance mu is given by small m by capital M. Substituting the value of mu in the previous equation, we will get molar heat capacity. SI units are joule, mole, Kelvin. Thermal capacity. The quantity of heat required to raise the temperature of the whole substance through 1 degree Celsius. अब हमारे पास कोई substance है और हमने उस substance का temperature raise करना है only by 1 degree Celsius, तो उस 1 degree Celsius का temperature raise करने में हमें जितनी भी amount of heat लगेगी उसको raise करने में, that is called thermal capacity. Thermal capacity is mass into specific heat. It depends on property of material of the body and mass of the body. That means जो हमारी body है उसका material क्या है और उसका mass कितना है. Thermal capacity depend on these two factors. SI units are calorie degree Celsius. Latent heat. When phase of a body changes, change of phase takes place at a constant temperature and heat is released or absorbed, which is given by m into L, where L is the latent heat. That means जब भी change of phase होता है या state change होती है, for example अगर solid है तो liquid में जा रहा है या vapors में जा रहे हैं, तो जो heat है या तो वो absorb होती है या release होती है, which is given by ml. Heat is absorbed if solid converts into liquid or liquid converts into vapor. Another example when heat is released is that heat is released if liquid converts into solid or vapor converts into
liquid, then we have a release of heat. Latent heat of fusion. It is the quantity of heat required to change 1 kg mass of a substance from solid to liquid state at its melting point. अब जो सब्सटेंस है उसका मास फिक्स कर दिया है, डेट इज़ 1 kg, तो जो जितनी हीट रिक्वायर होगी उस मास 1 kg को रेज करने में, उसकी स्टेट और उसका फेस चेंज करने में फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Example, latent heat of fusion of ice is 80 kilocalorie per kg. Latent heat of vaporization. The quantity of heat required to change its 1 kg of mass from liquid to vapor at its boiling point. तो अब क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड से वेपर स्टेट पे जा रहे हैं और जो मास है सब्सटेंस का डेट इज़ फिक्स, डेट इज़ 1 kg. तो जितनी हीट रिक्वायर होगी इस चेंज ऑफ स्टेट में, डेट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ vaporization. Example, latent heat of vaporization for water is 536 kilocalorie per kg. Now, what is change of state? Before that, let us define basic terms. Melting, conversion of solid into liquid at constant temperature. Boiling, evaporation with the whole mass of the liquid is called boiling. Evaporation, conversion of liquid into vapors at all temperature is called evaporation. Heat of evaporation, heat required to change unit mass of a liquid into vapor at a given temperature. Sublimation, direct conversion of solid into vapor state. Heat of sublimation, heat required to change unit mass of solid directly into vapors at a given temperature. Condensation, the process of conversion from gaseous to vapor state to a liquid state. So we have defined the basic terms. Now what is regulation? Regulation is the melting of ice caused by the pressure and its resolidification when the pressure is removed. Ice shrinks when it melts, and if pressure is applied dilatorily promoting shrinking, it is found that melting is thereby assisted. अब रेलिगेशन में क्या करते हैं हम, जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो किस वजह से कॉज होती है, विद द चेंज ऑफ प्रेशर, या हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम आइस का एक क्यूब लेते हैं और एक थ्रेड लेते हैं, तो हम उस थ्रेड से आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जिस एरिया में प्रेशर अप्लाई होगा वो एरिया, वो लाइन जो आइस की होगी वो it will start melting. So this is the melting of ice caused by pressure. In other words, melting of cold ice is ordinarily affected by raising the temperature, that we all know, but if pressure is present to help with the shrinkage, the temperature need not to be raised so much. Again the same thing, अगर हमारे पास प्रेशर है तो हमें टेम्परेचर उतना रेज करने की ज़रूरत नहीं है जितने टेम्परेचर पे जो आइस होती है वो मेल्ट करना स्टार्ट करती है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी आइस मेल्ट कर रही है -10 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इफ़ आई एम सप्लाइंग प्रेशर एज वेल, तो वो -10 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. Increase of pressure lowers the melting point of water. Conversely, if a substance expands on melting, the melting point is raised by pressure. Face of a substance. The face of a substance is defined as its form, which is homogeneous, physically distinct, and mechanically separable from the other form of that substance. Basically, we have three faces: solid, liquid, and gaseous, and all three faces are homogeneous, physically distinct, and mechanically separable. Phase diagram of water. So this is a phase diagram of water. We'll study it by every curve from A to B, DA, and AC, and where A is the point where all these curves are meeting, and this point is called triple point. Now, the curve AB, ice and water can remain in equilibrium. This curve is called fusion curve or ice line. This curve shows that the melting point of ice decreases with increase in temperature.
दैट मीन्स जो कर्व ए बी है यहाँ पे आइस एंड वाटर, दैट मीन्स आइस एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट. AC, water and water vapors can remain in equilibrium. This curve is called vaporization curve or streamline. This curve shows that boiling point of water increases with increase in pressure. This AC, इधर जो water vapors है और जो waters है वो equilibrium में है. AB में हमारे पास आइस एंड वाटर इक्विलिब्रियम में था, AC में वाटर वेपर्स एंड वाटर इक्विलिब्रियम में है. नेक्स्ट वी हैव AD, आइस एंड वाटर वेपर कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम. दिस कर्व इज कॉल्ड sublimation curve. Triple point. The three curves in the phase diagram of water meets at a single point A, which is called the triple point of the water. Triple point represents the coexistence of all three phases of water, ice, water and water in equilibrium. Triple point represents the coexistence of all three phases of water, ice, water and water vapor in equilibrium. So let's again study from the diagram. This AB is the region in which the ice and water are in equilibrium. AC in which water and vapors are in equilibrium. And DA is the line in which ice and water vapors are in equilibrium. And A is the point, triple point, where all these three phases have existence together. So this was the phase diagram of water. Next we have heating curve. अब हीटिंग क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वी से जो हमारा सब्सटेंस है वो हीट हो रहा है, तो उसी को हमने प्लॉट किया है विद टाइम एंड टेम्परेचर. सो वी स्टार्ट विद 0 initially origin. As time increasing, temperature is increasing directly proportional. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा सब्सटेंस था वो सॉलिड फॉर्म में था, तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी जो सॉलिड फॉर्म है सब्सटेंस की वो मेल्ट होगा धीरे धीरे, तो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. देन A to B में जो टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट, मतलब कि वो पॉइंट B तक जो सॉलिड है वो मेल्ट होगा. टाइम इज पासिंग बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अप टू दैट टेम्परेचर द सब्सटेंस विल मेल्ट एंड देन B is called the melting point. That means after point B or till point B, that is temperature T2, जो सब्सटेंस है वो मेल्ट होगा पॉइंट बी पे, वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट पे रीच कर जाएगा. उसके बाद वो क्या होगा, दैट विल स्टार्ट हीटिंग. तो जैसे ही विल गो फ्रॉम B to C, टेम्परेचर विल राइज अगेन से T2. हेयर द हीटिंग ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस. जो लिक्विड है वो सॉलिड हुआ, सॉलिड से मेल्ट हो गया, और अब मेल्टिंग के बाद जो टेम्परेचर दोबारा से राइज करा तो जो क्या हो रहा है, लिक्विड का क्या हो रहा है, हीट हो रहा है. द हीटिंग ऑफ लिक्विड. Again we are at C. Now from C to D, again we have a temperature constant. That means इसी सेम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो हीट हो रहा है, बॉयल हो रहा है. देन अब लिक्विड ने हीट होना स्टार्ट करा, बॉयल होना स्टार्ट करा, तो बॉयल होगा वो अप टू सम लिमिट, दैट इज D, विच इज कॉल्ड द हीटिंग पॉइंट. दैट मीन्स D तक जितना पानी बॉयल होना है वो होगा. उसके बाद क्या होगा, D को वो क्रॉस करेगा, पॉइंट E पे जाएगा, एंड जितना पानी बॉयल हो गया उसके बाद जो वाटर स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, दैट विल चेंज इनटू वेपर्स. सो दिस वाज द हीटिंग कर्व फॉर लिक्विड्स. नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन. The process in which the material takes an active part by molecular action and energy is passed from one particle to another. हम कंडक्शन कहते हैं कि ये मटेरियल कंडक्टिंग है या ये यहाँ पे कंडक्शन हो रही है. वो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल के वो एनर्जी पास करते हैं. तो जैसे जैसे एनर्जी पास होती रहती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, वी से दैट द कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस. Convection. The transfer of energy by actual motion of particle of medium from one place to another is called convection.
दैट मीन्स जो एनर्जी है, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. रेडिएशन इज द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट. So let's study thermal conduction. The process by which heat is transferred from hot part to the cold part of a body through the transfer of energy from one particle to another without the actual movement of the particles from their equilibrium position. That means हमारे पास दो bodies है, one is hot and other is cold. तो जो उसके पार्टिकल्स है उनका मोशन नहीं होगा, दे आर एट देयर इक्विलिब्रियम बट द एनर्जी इज इन मोशन, द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड. जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ सॉलिड में होता है, द सॉलिड्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट मर्करी. देयर इज अ एक्सेप्शन. मर्करी एक लिक्विड है बट स्टिल द प्रोसेस ऑफ थर्मल कंडक्शन टेक्स प्लेस इन मर्करी एज वेल. हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल. तो ये जो प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफ़र होने का एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे विदाउट द चेंज इन इक्विलिब्रियम, वो कब तक होता है, जब तक जो दोनों बॉडीज़ है वो सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती है. जैसे ही द बॉडीज़ विल अटेन द सेम टेम्परेचर विल से दैट द बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. Thermal conductivity, it is the measure of ability of material to conduct heat. कि जो मटेरियल है या जो बॉडी है वो कितनी एबिलिटी रखती है अपने में से हीट को पास होने के लिए, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. SI यूनिट्स आर जूल पर सेकेंड पर मास पर केल्विन. फॉर आइडियल कंडक्टर K इज इन्फिनिटी. दैट मीन्स जो आइडियल कंडक्टर है K इन्फिनिटी है, मतलब कि हम कितनी भी हीट पास कर ले आइडियल कंडक्टर में से वो सारी हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट अपने में से पास होने के लिए अलाउ कर देगा. बट फॉर बैड कंडक्टर K इज ज़ीरो. जो बैड कंडक्टर्स है K ज़ीरो है, दैट मीन्स वो अलाउ नहीं करेंगे कि उनमें से जो हीट है वो पास हो जाए. दैट मीन्स फॉर बैड कंडक्टर द एबिलिटी इज़ वेरी पुअर or we'll say zero, and for ideal conductor it is infinity. Convection. Convection require a medium and is the process in which heat is transferred from one place to another by actual movement of heated substances. Again in the previous definition we have studied convection में क्या होता है, जो movement है वो actually में होती है. For example in conduction the movement is not taking place, the particles are at equilibrium position, that is energy which is taking place which is moving, but in convection there is an actual movement of heated substances. The type of convection which results from difference in density is called natural convection. However, if a heated fluid is forced to move by a blower, fan or pump, the process is called forced convection. That means हम लोग क्या कर रहे हैं, हम external field या external force apply कर रहे हैं with the help of a blower, fan और pump. तो जो process होगा वो क्या होगा, forced convection. Formation of trade winds. The surface of earth near the equator gets heated strongly, so the air in contact with the surface of earth at the surface of earth expands and rises upwards. As a result of this, a low pressure is created at equilateral. At the poles, the air in the upper atmosphere is cool and come down, so a high pressure created at the poles. अब क्या हो रहा है, जो इक्वेटर के पास है वहाँ पे प्रेशर लो हो चुका है और जो पोल्स के पास है देयर इज अ हाई प्रेशर. सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट पोल्स एंड इक्वेटर, द एयर फ्रॉम द पोल्स मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, rises up, move towards pole and so on. In this way a wind is formed in the atmosphere. The rotation of earth also affected by the motion of winds. Due to anti-clockwise rotation of earth, अब जो हमारी अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है. द वार्म विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स द
ईस्ट। जो हमारी वार्म एयर है वो कहाँ से ब्लो कर रही है, दैट इज़ ब्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ में जा रही है। अब जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो जो एयर है वो ईस्ट की तरफ क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट हो जाती है। द स्टेडी विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू इक्वेटर नियर द surface of earth is called trade wind. So in this video we have studied about convection, change of phase and how conduction takes place. So now we'll see you in the next video. Till then keep revising.